अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के वैन हैरिस कुमैल हैदर। अच्छा जी, हमने फर्स्ट लेक्चर में वालेकुम सलाम बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और एक बच्चे ने मुझसे सवाल उसमें बताया हुआ था, एक क्वेश्चन किया हुआ था कि मेरे ख्याल नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, उन्होंने बताया था कि जो राइट कॉर्नर पे लिखा था वो समझ नहीं आया। क्या चीज़ समझ नहीं आई थी बेटा? हाँ जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या चीज़ समझ नहीं आई थी बेटा जी? हाँ जी बेटा, हमजा बेटा बस ठीक है, आपस में बातें ना करें। जी जी बेटा, अगेन वेलकम बेटा। हाँ जी बच्चे, अच्छा ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर देना बेटा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? वहाँ पे मैं रिस्पॉन्स करूंगा कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बच्चे? तो हमने लास्ट टाइम सिमरत मॉर्निंग लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। इसमें जो एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा वो मैं आपको यहाँ बता के जाऊँ, बेशक आप उसको नोट भी करके रखें। एक एमसीक्यूज तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे कि प्रेडिक्ट करें कि ये कौन सा एलिमेंट है, पहली। दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको एक्सेप्शनल केस के बारे में बताया था, एक्सेप्शनल केस के बारे में मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे ट्रांजिशन खास तौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, ये बात हम अक्सर स्टडी करते हैं, जिसमें क्रोमियम की हमने एग्जांपल दिया था बेटा और कॉपर की, ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। क्रोमियम और कॉपर की अगर हम बात करें तो वहां पे n+l रूल को जरा डेविएट कर जाती है, n+l रूल को जरा वो डेविएट करते हैं, उसको जरा ओबे नहीं करते। वजह यह है कि देखे, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बिकम अ स्टेबल, हर चीज दुनिया में स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ठीक है ना? तो एटम अपने आप को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए जरूरी नहीं है कि वो फिर n+l रूल को ही फॉलो करे। तो जो 3D सीरीज है और 4D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज है बेटा, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो ये इनमें जो है ये n+l रूल को जरा वो क्या करते हैं बेटा, उसके अगेंस्ट अपने जो है बिहेवियर शो करती है बाय द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो एस के अंदर जगह होने के बावजूद भी वो डी में चले जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर डी 0 हो तो हाईली स्टेबल है, या फिर डी 5 हो, हाफ फील्ड हो तो हाईली स्टेबल है, या फिर डी के अंदर कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन हो कॉपर की केस में तो हाईली स्टेबल है। ठीक हो गया बच्चे? इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। अब बेटा आप आपस में बातें नहीं करेंगे, अगर आपस में बातें करोगे मैंने चैट को हाइड कर देना है, इसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप आपस में बातें ना करें, लेक्चर पे फोकस करें बेटा। मुझसे पूछे ना, मुझसे सवाल करें। आप लोग एक दूसरे को कब से सलाम कर रहे हैं बेटा? सुबह से आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, कितने सलाम लेंगे एक दूसरे का? ठीक है ना, बस एक दफ़ा कर ले सलाम, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना? तो सारे एक दूसरे को सलाम करें, जवाब दे रहे हैं, इस तरह तो ना करें ना बेटा। अब जरा लेक्चर को जरा फोकस करें बेटा, कोई क्वेश्चन हो ऑन द स्पॉट पूछा करें, ठीक है बेटा? हैदर हमजा, ये जैम खान लिखा हुआ है, जैम खान, हाँ जी। बहरहाल जो भी है सर जी, सेल्फ रोटेशन क्या है बेटा? देखिए ये इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, अब देखो जरा बोर्ड पे, ये न्यूक्लियस है, रेड कलर में मैं न्यूक्लियस शो कर रहा हूँ, वहां बेटा मैं बता रहा हूँ बेटा सेल्फ रोटेशन। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के सराउंड में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा ही है ना बेटा? ये तो आपको ये तो सिंपल आपके पास रोटेशन हो गए या मोशन है इलेक्ट्रॉन के अराउंड दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक रोटेशन होती है जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, यूं अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन करती है, दैट इज द सेल्फ रोटेशन। इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन करे तो दैट इज द सेल्फ रोटेशन, ठीक है बच्चे? वहां हाँ जी, इसी सेल्फ रोटेशन की वजह से ही तो हम स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था बेटा, हाँ जी, ठीक है? अच्छा, एक और बात यहां पे मैं ऐड करता जाऊं बेटा कि एक एमसीक्यूज के हवाले से है कि इलेक्ट्रॉन की, देखें ऑर्बिटल्स, हमने कहा था कि भाई ऑर्बिटल्स क्या चीज है बेटा? ऑर्बिटल वो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, दैट इज ग्रेटर देन 95%, ठीक है बच्चे? एक एमसीक्यूज आ सकते हैं, एक एमसीक्यूज इसमें यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, वो ये है कि वो कौन सा पार्ट है एटम के जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होती है, दैट इज अ नूडल प्लेन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? नूडल प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें जरा, ये न्यूक्लियस है,
ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है, फॉर एग्जांपल ये सेकंड शेल है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं। हमने डिस्कस किया बेटा लास्ट टाइम भी कि भाई इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है, इन शेल्स के अंदर अपने जो है रोटेशन शो करेंगे। अब आप जरा गौर से देखें बेटा कि ये फॉर एग्जांपल शेल 1 है, ये एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है। अब एनर्जी लेवल 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में अगर हम देखें, इस पार्ट को देखें, यहां से लेकर यहां तक इस पार्ट को देखें, तो इस पार्ट को बेसिकली कहते हैं नूडल प्लेन। क्या कहते हैं बेटा, नूडल प्लेन। नूडल प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि नूडल प्लेन, आपसे पूछेंगे कि नूडल प्लेन के ऊपर प्लेन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, प्लस है, माइनस है, या नन ऑफ दिस, इस तरह की कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने कहना है कि नूडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है बच्चे, तो ये बात है कि मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको कोई इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो वैसे भी आई होप सो कि आपको पता भी होगा कि नूडल प्लेन क्या चीज था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ये चीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 6, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज है आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग से मुराद ये है कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या वो फोर्स होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, दैट टाइप ऑफ द फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब आगे फर्दर टाइप्स आएंगे, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे जनरल डेफिनेशन क्या है बेटा, जनरल अगर हम बात करें तो वो फोर्स होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। इस ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड कहते हैं उसको। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये मैं यहाँ पे साथ यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में मैं लिख देता हूं बेटा। एक तो मैंने अभी कहा कि ये फोर्स होती है, फोर्स जो क्या करते हैं बेटा, होल्ड द एटम्स टुगेदर, ये एटम्स को आपस में जोड़ के रख देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे इसको आप क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं बेटा, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास एक रिलेशन है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखनी है बेटा, कि एक हमारे पास आ जाती है बेटा एनर्जी प्रोफाइल, और एक चीज आपके पास आ जाती है स्टेबिलिटी। याद रखिएगा कि हमारे पास कोई भी स्पीशी हो, कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड, कोई भी आप किसी की भी बात करें, तो याद रखिएगा बेटा कि याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी ना किसी भी एटम की, उतनी कम उसकी एनर्जी होनी चाहिए, मतलब होती है। एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी अगर एनर्जी ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करे और अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे। तो हम कह सकते हैं कि दे वांट टू अटेन द स्टेबिलिटी, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था बेटा, दैट वाज कि भाई हमारे पास ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे ये बात आपने याद रखनी है कि टू गेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई द एटम वांट टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, अब यहां पे दो बातें और भी याद रखनी है कि बेटा अब वो स्टेबिलिटी को गेन करे तो कैसे करे, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करके भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वेज में वो अपने आप को स्टेबल कर लेती है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गई बेटा। इसमें एक पॉइंट आपने याद रखनी है, दैट इज कि भाई एटम अटेन देयर स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ देयर नियर नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो अटेन करके वो क्या करते हैं बेटा, अपनी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करते हैं। अब नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात अगर हम करें, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें
तो बेटा याद रखिएगा कि इसके लिए दो हमारे पास पॉसिबिलिटी है। वो ये है कि एक तो हमारे पास या तो हीलियम की तरह हो, दैट इज डुप्लेट रूल फॉलो करे, या फिर ऑक्टेट रूल फॉलो करे। ऑब्वियसली बेटा इनवर्स रिलेशन होगा बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली। अब या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे जो जैसा कि हीलियम शो करती है बेटा, या फिर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे जो आपके पास नोबल गैसेस है वो शो करती है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ हमारे पास ऐसे भी स्पीशी है जो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने अंदर, तब फिर भी स्टेबल है, और कुछ ऐसे स्पीशी है जिसके अंदर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मीन टू से कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस भी है जो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल दोनों को क्या करते हैं बेटा, या डुप्लेट की तो बात वैसे भी नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट रूल की हम बात करेंगे। उसमें याद रखिएगा कुछ ऐसे भी हमारे पास सब्सटेंसेस है जो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं बेटा, डिनाई करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो उसमें हमारे पास एक दो स्पीशी के हम एग्जाम्पल यहां पे देंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेरिलियम डाइक्लोराइड है, बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2। अगर आप बेरिलियम डाइक्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे बनाने लगा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो बेरिलियम Cl2 आपके पास है। तो अब इसमें देखें तो यहां पे बेरिलियम के पास 2 4 and 6 2 4 यहां पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो बेरिलियम के पास टोटल हो गए 4, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है बच्चे। क्लोरीन के पास देखें तो क्लोरीन अपने जो है ऑक्टेट को यहां बेरिलियम से डोनेट करके, बेरिलियम से शेयर अपनी जो है वो एक तरह से क्या बना दिया बेटा, इसने केमिकल बॉन्ड बना दिया। जस्ट एक मिनट बेटा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास बेरिलियम अपने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये स्टेबल क्या है बेटा, स्टेबल कंपाउंड है। अब इसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, वो ये है कि एक तो बेरिलियम का साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, इतना ज्यादा लार्ज साइज नहीं है जिसकी वजह से वो इस कंपाउंड को, इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच ना कर सके, ठीक है बेटा। तो इसलिए इनके अंदर बेसिकली साइज भी अपना रोल प्ले कर रही होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अपने रोल प्ले कर रही होती है। सारी बातें हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट स्टिल नो, यहाँ पे आपने याद रखनी कि अगर आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, तो आपके पास एक तो एग्जांपल आप ये याद रखिएगा बेटा, अक्सर पेपर में पूछते हैं, और एक एग्जांपल आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी आपके पास एग्जांपल है बेटा किसकी, वो स्पीशीज जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती। अब यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अगर हम बात करें, वैसे भी अगर आपको याद हो तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो बेटा याद रखिएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया, बेरिलियम डाइक्लोराइड हो गया बेटा, दीज आर बेसिकली दोज स्पीशी, दोज मॉलिक्यूल्स, दोज कंपाउंड विच डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, ठीक है। वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करे। अब बोरॉन देखे, अब बेरिलियम देखे, इसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सके, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बना सकते। वरना तो अगर ये बेरिलियम 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके पास ना तो वो इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल है जो उसको डोनेट करे या शेयर करे, ना तो उसके पास वैकेंसी है कि जिसमें वो क्या करे बेटा, उसको अटैच करे। और भी बहुत सारे एग्जांपल आज आपके पेपर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट था एमसीक्यूज में आया हुआ था वो यही थे, बस 2 ही आप इसी को याद रखें, ठीक है बच्चे। और भी हमारे पास आएंगे जिसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, और भी इसी तरह हमारे पास आ जाता है बोरॉन के बाद ट्राइक्लोराइड भी आ सकते हैं, बोरॉन ट्राइक्लोराइड भी आ सकते हैं बेटा। इसी तरह आयोडीन के साथ भी आ सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। बस आप ये याद रखें, मेजर को डिस्कस किया जाता है, बेरिलियम डाइक्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा जी, एक तो आप लिटिल टेंडेंसी से आप यहाँ पे क्या आप पूछना चाह रहे हो बेटा, लिटिल टेंडेंसी और नोबल गैसेस नॉट इट। ऑब्वियसली बेटा देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनना है बेटा आपने। बात यह है कि जो नोबल गैसेस है वो रिएक्ट करती है, रिएक्शन शो करती है, लेकिन उसके लिए आपको ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में अगर आप देखें, हेलोजेंस में देखें, तो वहां पे जेनोन्स के बहुत सारे कंपाउंड शो किया हुआ है, वहां पे प्रिपरेशन है, उनके रिएक्शंस है, उनके आपके पास एप्लीकेशंस है। बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि नॉर्मल कंडीशंस पे जो वो रिएक्ट नहीं करती, हाँ अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन दे कैन रिएक्ट, वो कर सकती है रिएक्शन शो कर, मतलब बाय फोर्स आप रिएक्शन करवा सकती है, लेकिन खुद खुशी खुशी बाय इटसेल्फ कभी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है बच्चे, बाकी एलिमेंट्स की मजबूरी है ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए, बाकी एलिमेंट्स की भी मजबूरी है। देखिए बेटा, दुनिया में कोई भी जो है किसी के साथ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कंपाउंड की बात करते हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर की बात करें, तो हाइड्रोजन और वाटर मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। अब वाटर बनाने के लिए अब आप जरा खुद देखें ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। जब तक वो दोनों शेयर नहीं करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो अपनी स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकती। जब स्टेबिलिटी ही गेन ना कर सके बेटा, तो उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि दीज आर बेसिकली दोस स्पीशी विच डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। इसके बाद कुछ ये इसमें तो हमने बात की बेटा ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, कुछ और भी हमारे पास स्पीशी है जिनके अंदर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे भी है जिसमें ग्रेटर जो है, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स भी है, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स भी है बेटा, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। यहां पे सिंपल बात आप ये कह सकते हैं, सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि भाई ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ये एक यूनिवर्सल रूल नहीं है जिसके बिना पे हम किसी भी केमिकल बॉन्डिंग की हम जस्टिफिकेशन दे दें। केमिकल बॉन्डिंग की सिंपल जस्टिफिकेशन यही है कि दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, बस। अब स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल को फॉलो करके करें या अपनी एनर्जी को कम करके करें, इट डजंट मैटर। लेकिन यहां पे ऑक्टेट रूल एक यूनिवर्सल रूल नहीं है, उसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसमें बास मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें, बास कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 एग्जांपल यहां पे दे दिया बेटा। इसी तरह बास हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं वैलेंस शेल में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल दे दें तो इसके लिए एग्जांपल होगा बेटा PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें तो फास्फोरस के जो है आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करें, फास्फोरस Cl 3 4 और 5। अब आप जरा देखिए 2 4 6 8 10, देखें ना यहां पे 2 4 6 8 10। अब आप जरा देखिए फास्फोरस के पास, अब सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा सही, इसी की एग्जांपल है, ग्रेटर की एग्जांपल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्टेट को फिर फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा ही हो गया ना बेटा। तो यहां पे अगर आपसे पेपर में एमसीक्यूज में पूछे कि भाई आप कोई ऐसा एग्जांपल बता दे, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज द मॉलिक्यूल व्हिच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द ऑक्टेट, तो आपके पास एग्जांपल क्या है बेटा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक और भी एग्जांपल आप इसमें दे दें, एक और भी एग्जांपल मैं यहां पे दे दूंगा बेटा, दैट इज हाँ ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, या इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा क्या हो जाता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो सल्फर के अंदर इस केस में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तकरीबन 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब भी ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर सकते। ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं बेटा? डिनाई कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपसे पेपर में जिस तरह के भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए। फास्फोरस का साइज तो बड़ा है बेटा, होगा लेकिन ये 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तभी तो 5 बॉन्ड्स तक तो बना रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर और देखिए, इसीलिए जब 5 बॉन्ड बना देंगे, 5 बॉन्ड बनाने के बाद ऑब्वियसली वो ऑक्टेट को तो डेविएट कर चुका है। ठीक है ना, ऑक्टेट को डेविएट कर चुका। अब मुझे बताया कि जब ऑक्टेट रूल को ही उसने डिनाई कर दिया तो वो चाहे 5 बनाए, चाहे 8 बनाए, चाहे 6 बनाए, ऑक्टेट रूल की बात खत्म हो गई। हम यहाँ पे बात करना जो चाह रहे हैं वो ये है कि हाउ वी कैन वैनिश द ऑक्टेट रूल। हम ऑक्टेट रूल को कैसे वैनिश कर रहे हैं, कैसे वैनिश करेंगे, वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे
जो ऑक्टेट रूल को खत्म कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज बेसिकली फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्योंकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये वो मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनके अंदर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनके सेंट्रल एटम के अंदर मौजूद है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की भी यही एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास कुछ पीरियोडिसिटी के हवाले से हम बात करेंगे। कुछ पीरियोडिसिटी में लाइक हमारे पास एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है बेटा, एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज इसको हम जरा जल्दी से करेंगे बेटा साइज उसको, और इसके बाद हम आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे, आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे बेटा। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज हम इसको जरा देखेंगे बच्चे। ठीक है, अच्छा जी, एटॉमिक साइज किसे कहेंगे बेटा? एटॉमिक साइज इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। एक न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, दैट इज टू बी नोन एज एटॉमिक साइज। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि भाई क्या आप एवरेज क्यों ले रहे हैं? हाँ जी, वाई वी आर गोइंग टू टेक एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक साइज, वाई, क्यों? बेटा याद रखिएगा, इसके लिए भी हम एवरेज इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी हम एवरेज इस्तेमाल करते हैं, और इसकी तो हम बात अलग करेंगे। एवरेज हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, याद रखिएगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक, मैं सपोज समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज द तुम क्या कहेंगे? एटॉमिक साइज कहेंगे। अब इसको हम एवरेज क्यों ले रहे हैं? एवरेज इसलिए ले रहे हैं बेटा, इसलिए हम एवरेज ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे मौजूद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमने बात की थी ग्रेटर देन 95%, बट स्टिल नो 5% ये भी चांस है कि वो थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, थोड़ा और करीब भी हो सकता है। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि थोड़ा सा आगे हो, यहां पे हो, या हो सकता है थोड़ा और करीब आ जाए न्यूक्लियस के, यहां पे हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन ये हो। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास एवरेज हमें साइज लेना पड़ता है। इसके अलावा जो नाइबरिंग एटम्स है, नाइबरिंग एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपल करने से भी साइज छोटी या बड़ी हो सकती है, मतलब साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इसलिए हम इसके लिए एवरेज एटॉमिक साइज का नाम लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। जी जी बेटा, एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है, इसको हम जो है ना बाद में आपके समझ गया बेटा सही, एटॉमिक रेडियस ही है ये एक तरह से, लेकिन हम इसको एटॉमिक साइज कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी, एटॉमिक साइज को हम इसी को ही कंसिडर करते हैं। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज को हम एक ही कैटेगरी में ले लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं साइज ऑफ एन एटम की, तो ऑब्वियसली वो डायमीटर है, वो कंप्लीट डायमीटर होगा। लेकिन यहां पे हमने एटॉमिक रेडियाई को और एटॉमिक साइज को सेम डील करना होता है, क्योंकि एटम की कैसे बेटा वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो हम यहाँ पे एटॉमिक साइज कह दें या एटॉमिक रेडियाई कह दें, बात सेम होगी यहाँ पे, इट डजंट मैटर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एटॉमिक साइज की हमने बात की बेटा, एवरेज जो है ये डिस्टेंस है, बाकी सारी बातें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, एवरेज डिस्टेंस है, यहाँ पे भी एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है बच्चे, और इसके बाद यहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई क्या चीज है बेटा? कोवेलेंट रेडियाई या कोवेलेंट रेडियस किसे कहेंगे बेटा? ये बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड का जो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ है, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, दो सिमिलर एटम्स के दरमियान मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड का जो हाफ होगा दैट इज कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, मसलन आपके पास हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, तो ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान अगर हम इस कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसको हाफ कर दे, तो ये हाफ बेसिकली क्या है बेटा? दैट इज द कोवेलेंट रेडियाई है। ठीक है बेटा, तो कोवेलेंट रेडियाई क्या चीज है, एटॉमिक साइज क्या है, या एटॉमिक रेडियाई क्या है, या आयोनिक रेडियाई क्या है? अब ये आयोनिक रेडियाई किसे कहेंगे? आयोनिक रेडियाई किसी भी आयंस के लिए इस्तेमाल करेंगे हम, किसी भी आयंस के लिए हम आयोनिक रेडियाई इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि भाई एक आयन अगर हमारे पास हो तो उसके न्यूक्लियस का उसके आउटर मोस्ट के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होगा दैट
आयोनिक रेडाई। बात क्लियर हो गई ना बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर मौजूद नहीं है जो हम यहाँ पे इतने डिटेल में यहाँ पे बात करते रहे। अब जो बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ एमसीक्यूज के हवाले से, वो ये है कि जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडाई की अगर हम बात करें, या आयनिक रेडाई की बात करें, या कोवलेंट रेडाई की बात करें, तो इनकी ट्रेंड्स क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर हम पीरियोडिक टेबल्स के अंदर इनकी ट्रेंड्स डिस्कस करें, ट्रेंड्स की बात करें, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं, तीनों के लिए याद रखिएगा बेटा। ट्रेंड अगर हम इनकी बात करें तो ग्रुप के अंदर क्या होगा बेटा, और पीरियड के अंदर क्या होगा। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स में क्या होगा बेटा, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडाई या आयनिक रेडाई की बात करें या कोवलेंट रेडाई की बात करें, तो जो कोवलेंट रेडाई की जो ट्रेंड है, रुझान है, वो क्या होगा बेटा, आपके पास डिक्रीज हो जाएंगे। अब डिक्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें ऐसी है जो न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का आउटर मोशन के दरमियान जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो आपके पास एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे। तो और ग्रुप में क्या है आपके पास, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडाई विल बी इंक्रीज। जाहिर बात है टॉप टू बॉटम अगर आप जाए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन हो रही होती है, जब अट्रैक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, जो एमसीक्यूज के हवाले से अगर हम बात करते हैं इसमें, तो एमसीक्यूज के लिए अगर हम बात करें इसमें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा याद रखिएगा, किसी भी आयनिक रेडाई और एटॉमिक रेडाई की अगर हम बात करते हैं, साइज की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल एटम का जो साइज है वो अगर हम इसको कंपेयर करें विद किसके साथ बेटा, केटाइन के साथ, इसी कहीं केटाइन के साथ कंपेयर करें, तो याद रखिएगा बेटा, द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम विल बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ इट्स केटाइन। उसके जो केटाइन है उससे उनका साइज ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, सोडियम की, तो सोडियम हमारे पास क्या है बेटा, सोडियम अगर न्यूट्रल फॉर्म में हो, सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में हो, तो इसकी होती है 186 पिकोमीटर। 186 पिकोमीटर इसके लिए साइज है। ठीक है बच्चे, और अगर हम सोडियम आयंस की बात करें, Na+ आयन की बात करें, तो दैट वुड बी अबाउट 95 ओनली पिकोमीटर। 95 पिकोमीटर की हम बात करेंगे। लेकिन यही ट्रेंड अगर हम न्यूट्रल एटम का अगर हम कंपेयर करें उसके एनाइन के साथ, किसी भी एनाइन के साथ, तो इसका उलट होगा। एनाइन का रेडियस या एनाइन का जो साइज है, रेडियस है, वो ग्रेटर न्यूट्रल एटम के साथ। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो क्लोरीन Cl की अगर हम बात करते हैं, तो अगर न्यूट्रल फॉर्म में हो तो ये 99 पिकोमीटर होगा बेटा, और अगर हम इसकी जो है एनाइनिक फॉर्म की बात करें तो ये 181 पिकोमीटर। 181 पिकोमीटर, एनाइन मींस Cl माइनस, 181 पिकोमीटर इसका क्या होगा बेटा, एटॉमिक रेडाई होगा, आयनिक रेडाई होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे बात मुख्तसर ये है कि भाई अगर तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, जाहिर बात है, अब इसकी रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो कैटायन की फॉर्मेशन है उसमें बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद जो बैलेंस था पहले वो डिस्टर्ब हो गए। जब वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएंगे तो प्रोटॉन तो तादाद में वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली साइज डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एनाइन की बात करते हैं तो एनाइन में बेसिकली ये है कि साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो वो इसलिए इंक्रीज हो रहा होता है बेटा, वैसे पहले आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर और भी मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। जब मजीद और भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उसको रिपल करना शुरू कर देंगे। जब वो रिपल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो एमसीक्यूज के हवाले से था, जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप सो किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बच्चे, कोई सवाल किसी का है तो बता सकते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा, किसी को कोई सवाल है? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, टॉपिक इसी में आएगा, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये भी जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन लाजमी आता है बेटा। ठीक है बेटा, दैट इज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो बेटा इसको याद रखिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, नाम वैसे इनके डिफरेंट नेम आपको याद होना चाहिए बेटा।
कि एक तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, नंबर वन, मैं इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखूंगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहेंगे या आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं इसको। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी बेटा? वही बात है कि टाइम बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक गैसियस एटम है, न्यूट्रल एटम है, अगर वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जाहिर बात है बेटा, अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएंगे। दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज टू बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जी बच्चे, वजाहत बेटा तुम बात सही कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा, जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के हवाले से आप और भी बहुत बड़ी चीज़ें सीखेंगे। असल जो बात आप तुम कर रहे हो ना, ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग है। हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं बच्चों को, या हायर क्लासेस में पढ़ते हैं आप, हमने भी पढ़ के आए ये चीज़ें। इलेक्ट्रॉन की बेसिकली जो मोशन है ना, वो बेसिकली वेव लाइक है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके स्कोप से बाहर चले जाते हैं। फिर वो वेव लाइक किस तरह मोशन शो करेंगे, उसकी बिहेवियर, बेटा बहुत लंबी डिस्कशन है ये चीज़ें। बट यहाँ पे बात यही ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो वेव लाइक ऑब्वियसली है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सबको। अब हम जरा इस पे बात करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आएंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ हम एग्जांपल्स पहले हम ले लेते हैं। पहले एग्जांपल लेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर कुछ फैक्टर्स को पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है बच्चे, एक बात याद रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी डिटरमिन द वैलेंसी ऑफ एन एटम। याद रखिएगा, ये किसी भी वैलेंसी ऑफ एन एटम को भी डिटरमिन करती है। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल डिटरमिन द वैलेंसी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की वैलेंसी को भी ये डिटरमिन करती है। मतलब ये है कि आपको पता चलेगा कि भाई इस एटम की वैलेंसी ये है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अनदर एटम, दैट इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी को भी डिटरमिन करने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल अपना रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे बेटा, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे कि इसमें एक तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम को ले सकते हैं, सोडियम को ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैग्नीशियम को लूंगा। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम है Mg। अगर ये मैग्नीशियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और इसके ऊपर चार्ज आ जाए Mg+1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, जो चेंज इन एनर्जी है या इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा? दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी दैट इज 738 किलो जॉल पर मोल। मतलब आपके पास 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी प्लस में। अगर यही मैग्नीशियम +1 जो मोनोकेटाइन है, अगर आप इसको डाई कैटायन में कन्वर्ट करना चाहे Mg+1, इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में, और साथ में यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर देंगे। अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो दैट इज अबाउट प्लस 1451 किलो जॉल पर मोल। अब आप जरा देखिए कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको इसके डबल, तकरीबन इसके डबल एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन एक और एक्सेप्शनल केस भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता नहीं है। अगर मैग्नीशियम Mg+2 अपना एक और इलेक्ट्रॉन भी लॉस करके फॉर एग्जांपल Mg+3 में जाए और एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो बेटा याद रखिएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, दैट वुड बिकम इक्वल टू +777 तकरीबन 8 किलो जॉल पर मोल। अब आप जरा गौर से देखना है बेटा इन वैल्यूज को इन वैल्यूज को जरा गौर से देखना है। आपको ये बात तो समझ आ रही है कि ठीक है भाई 738 एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तब भी ठीक है यार, बात एक्सेप्टेबल है, दैट इज डबल ऑफ दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बात आती है थर्ड की,
तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात करें तो ये आपके पास अब्रप्टली इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 7778, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तो मैग्नीशियम +3 में जाएगा, अदरवाइज +3 में नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली बेटा ये इतना फिजिबल नहीं है, इसीलिए मैग्नीशियम हमेशा +2 शो करती है। +2 से मुराद क्या है, इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, +2, वैलेंसी इज द 2, 2 वैलेंसी शो करेंगे, क्योंकि ये +3 वाले फॉर्मेशन नहीं कर सकते। +3 वाले फॉर्मेशन के लिए उसको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो दैट इज नाउन एज बेसिकली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये बात भी आप याद रखिएगा, कोई भी एटम हो तो उसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड से कम होगी, सेकंड की थर्ड से कम होगी। ठीक है बच्चे, तो जो आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, अब इसके रीजन क्या है, रीजन वही है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम और क्रिएट होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब इसमें हम जो बात यहाँ पे करेंगे दैट इज द फैक्टर्स। फैक्टर्स को मैं जरा शॉर्टली बताऊंगा बच्चे। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, या फैक्टर्स वो फैक्टर जो इफेक्ट करती है आयनाइजेशन एनर्जी को, दैट इज नंबर 1, याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, 7730 दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें ना कुछ बुक्स में इसकी वेरी किया हुआ है, आप ये जो है ना इसको इतना ज़रा वो परेशान ना हो कि 778 लिखा है या 7730 लिखा है, डजंट मैटर। बहरहाल वैल्यूज बाज़ किताबों में वेरी किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा ना बेटा, इनकी वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यूज बाज़ किताबों में वेरी किया हुआ है, इतना मसला नहीं। अगर आप जबल 7 भी लिख लेना और साथ में यहाँ पे आप 40 भी लिख दें, 50 भी लिख दें, आपका आंसर सही होगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज में ऑब्वियसली ये आया तो अब ये कर दे, वो आया तो वो कर ले, बाज़ किताबों में उन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है। खैर, फैक्टर्स में याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम रिलेशनशिप देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ उसका कंपैरिजन करें तो बेटा याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पे मैंने इसको एब्रिवेट किया है बेटा ZeFF से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन को कहते हैं, Z इज द प्रोटॉन नंबर। ठीक है बेटा, तो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा बेटा, अट्रैक्शन उतनी ही ऑब्वियसली क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, सेकंड आपके पास पॉइंट आएगा बेटा, दैट इज साइज के साथ क्या रिलेशन है। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडाई। साइज इंक्रीज हो जाए, अगर साइज क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली ना बेटा, ये तो कॉमन सेंस भी यही कहती है कि साइज अगर इंक्रीज होते जाए तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोशन के साथ कम होती जाएगी, एज ए रिजल्ट उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ती है। इसके अलावा हम एक और फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को शील्डिंग इफेक्ट के साथ कंपेयर करें तो ये क्या होगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शील्डिंग इफेक्ट, जाहिर बात है शील्डिंग इफेक्ट क्या है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट इज द क्या है बेटा, आपके पास फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है और एक आउटर मोशन के दरमियान जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन से रिडक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो आप सिंपल वर्डिंग में आप कह सकते हैं द रिडक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो जाए, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाए, रिपल्शन ज्यादा करे तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए और ज्यादा आसानी होगी। शील्डिंग इफेक्ट कम हो, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट के साथ ये रिलेशन होगा। इसके अलावा हमारे पास अगर ऑर्बिटल्स की भी बात करें तो इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊं बेटा, कि अगर हमारे पास s ऑर्बिटल और p की बात अगर हम करें, अगर s और p में अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन पावर की एक बात होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और p सबशेल में है, सबशेल या ऑर्बिटल सेम बात हो रही है, अगर s सबशेल में हो या p सबशेल में हो तो कहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है या कम देनी पड़ती है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर s के अंदर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, अगर p में हो तो हमें कम देनी पड़ती है। ठीक है बच्चे,
क्योंकि पी के अंदर जाहिर बात है पी की एनर्जी एस से कम होती है, एस न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं, पी न्यूक्लियस से ज़रा दूर चले जाते हैं। तो बहरहाल ये ज़रा बात आप इसमें एक दफ़ा इसको ज़रा याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से हमने कुछ यहाँ पे डिस्कशन कर लिया बेटा, फैक्टर्स के बारे में बता दिया, और कुछ हमने यहाँ पे बात डिस्कशन की बेटा अबाउट दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से हमने बात की, कुछ एग्जांपल्स की हमने डिस्कशन की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स याद रखिएगा, कुछ एमसीक्यूज के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने लगा हूँ एमसीक्यूज के हवाले से, इनको ज़रा आप लोगों ने मेमोराइज करना है बेटा, ये आपको काम आएगा एमसीक्यूज में, टेस्ट के एमसीक्यूज में काम आएगा, ठीक है बच्चे। नंबर 1, अगर हम लिथियम और बेरिलियम की अगर हम बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है बेटा, हमारे पास पेयर ये बनेगा, एक पेयर बनेगा नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का पेयर बनेगा बेटा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का पेयर बनेगा, और एक और भी इसके अंदर आ रहा है नियोन, ठीक है बच्चे। बाद में रखो, ऑक्सीजन पहले रखो, क्योंकि ये ग्रुप की पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चे। साथ साथ इसको लिखो ज़रा, ये मैं आपके लिए अलग से पॉइंट्स बना रहा हूँ, नज़र आ रहा है बेटा सबको ये, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक ग्रुप आप लिखे बेटा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे। एक पेयर आप लिखे गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है बेटा, थैलियम। और पे लिखे बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। एक और एग्जांपल आप लिखे बेटा फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पे बेरिलियम की हम बात करेंगे, इसमें नियोन की हम बात करेंगे, इसमें नाइट्रोजन की बात करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद इसमें थैलियम की बात करेंगे, इसमें स्ट्रोंशियम की बात करेंगे, और इसमें हम क्लोरीन की बात करेंगे, ये क्लोरीन है बेटा। इसको ज़रा बना लो, सारे इसको ज़रा लिख लो, फिर इसके बाद हम ज़रा इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इन ग्रुप्स को आपस में, इन पीरियड्स, ये पीरियड और उसमें हमने लिया है, अगर हम इनकी बात करें, कंपैरिजन करें, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में से जो सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगी बेटा, दैट इज बेरिलियम, ठीक है बेटा। मैक्सिमम ये मैक्सिमम क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी शो करेंगे, ये सारे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी शो करती है। ठीक है बच्चे, अब इनके रीजन में बताने लगा हूं बेटा। एक तो ये है कि आपके पास बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम ऑब्वियसली बेटा, इनसे एक तरह से आपके पास, आप इस तरह समझे कि इनके अंदर जो एस इलेक्ट्रॉन है वो जाहिर बात है निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साइज के हवाले से बात करें तो इसके अंदर साइज में भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। दूसरी बात, इनकी ज्योमेट्री भी इसको अफेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे जो मेजर पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने की, एस की पेनिट्रेशन पावर एज कम्पेयर टू बोरॉन और एज कम्पेयर टू जो है लिथियम कम है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर कम है, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने की एबिलिटी कम है, ज्यादा न्यूक्लियस के करीब ज्यादा है, इसलिए ये शो नहीं कर सकती बेटा। नियोन की अगर हम बात करें तो नियोन आपको पता है हाईली स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अंदर याद रखिएगा बेटा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, नजर आ रही है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है बच्चे। और थेलियम के अंदर ऐसे ही है बेटा कि इसके अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। और बाकी स्ट्रोंशियम और क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन का साइज ज्यादा है, ठीक है बच्चे, इसीलिए जो है इनके अंदर क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल बिहेवियर शो हो जाती है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया यहाँ पे। थैलियम और स्ट्रोंशियम के अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है और क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है, इसीलिए। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखिएगा। अच्छा, इसमें मैंने उलट यहाँ पे वो कर दिया है, दिस इज फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इसलिए है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में आएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से आएगा बेटा, फ्लोरीन आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से आएगा। पीरियोडिक टेबल में
अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, इसलिए यहाँ पे उलट हो गया। यहाँ पे फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा होती है। क्लोरीन को आयनाइज करना क्लोरीन से ज्यादा मुश्किल है। ठीक है बच्चे, बस ये पॉइंट था बेटा कुछ। और बस ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आएगा बच्चे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूंगा इसमें। इसके बाद फिर हम एफिनिटी को हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द, हाँ जी, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये एबिलिटी है किसी भी एटम की जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाहिर बात है आपके पास किस पे डिपेंड करेंगे? ऑब्वियसली फिर वही सेम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा रखती है। ठीक है बच्चे, ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाएगी। सारे फैक्टर वही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है वो हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, और इसके हवाले से कुछ हमने डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है, अभी आपको एक छोटा सा टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर हम लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो बता दीजिए मुझे। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं बेटा। क्लियर है तो फिर हम यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करेंगे जी। हाँ जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? पेज रिफ्रेश करें बेटा, फिर इसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। रिफ्रेश करें बेटा, इसके बाद फिर आप पेज को रिफ्रेश करें, इसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। जी आ गए बेटा आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, अगर किसी को नजर ना आए तो बेटा पेज रिफ्रेश करने के बाद स्टार्ट टेस्ट कर दे। ठीक है बेटा, ये आपके चैप्टर 5 से जो हमने सुबह हमने कंप्लीट किया था उसके हवाले से बेटा। जी बच्चे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फजर 3/3, सईद 3/3, वहाब 3/3, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी इम्प्रूव करें बेटा। अच्छा जी, तो ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया बेटा, आप लोगों ने कर भी लिया है, ठीक हो गया जी बच्चे।
तो बेटा अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा इस टेस्ट के लेक्चर के हवाले से, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।